कोई चैप्टर का नाम नहीं है, बस हेडिंग बनाइए जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अगर याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, इन जनरली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। बट Zn2 प्लस या स्कैडियम 2 प्लस या टाइटेनियम 4 प्लस, तो इन सब में स्कैडियम प्लस लिखिए, तो स्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d1 ना, तो स्कैडियम का 3 प्लस लिख दीजिए। तो इन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो जनरली इन सब का आयंस का एक्वस सॉल्यूशन, अगर कलर का बात करेंगे तो कलरलेस होगा, ओके, जनरली। हाँ, हेलो, हाँ, वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो ठीक है, आप नेटवर्क अपना नेटवर्क देखिए। अब Cu2 प्लस या वैनेडियम 4 प्लस, इन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो Cu2 प्लस या वैनेडियम 4 प्लस, Cu2 प्लस कलर तो पहले से ही जानते हैं हम लोग, इसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा रहता है? ब्लू। लिख लीजिए। Na2 प्लस एंड वैनेडियम 3 प्लस, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और इसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर आपको ग्रीन मिलेगा। अब इन सब को तो आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं कि कलर ग्रीन क्यों होगा, ठीक है। कोबाल्ट 2 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और इसका कलर पिंक। क्रोमियम 3 प्लस, ये तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन के असाइनमेंट में भी मिल गया होगा, राइट? क्रोमियम 3 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है और इसका कलर क्या है? ग्रीन है। Fe2 प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 4, और इसका कलर होता है बोलिए, याद है कुछ आप लोग को? ग्रीन। जैसे आप लोग बोलते हो ना, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, राइट? नाम सुने हैं? तो ग्रीन विट्रॉल क्या है? FeSO4। तो उसका नाम ग्रीन विट्रॉल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe2 प्लस। Fe2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन कैसा रहेगा? ग्रीन। और Fe3 प्लस का
तो Fe3+ का आप देखते होंगे ये बेंच का कलर कैटलिस्ट में देखें गोल्डन येलो, ब्राउनिश रेड, तो उसी टाइप का कह सकते हैं इसको। हम लोग बोल सकते हैं क्या, ना येलो बोलेंगे ना ब्राउन बोलेंगे, येलोइश ब्राउन बोलेंगे, राइट। चलिए Mn2+ इसका याद रखिएगा। पेले पिंक एंड Cr2+ ब्लू। ये मोटा मोटा एक रफ आइडिया रखिए। एक था कलर के बारे में। अब लिखिए एक्शन ऑफ हीट। देखिए इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो उससे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में एक इंटरेस्ट आ जाएगा। और आई विल ट्राई कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कम से कम तो 20% तो रिएक्शन जितना आपका सिलेबस का पार्ट है उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा। लिखिए एक्शन ऑफ मैग्नीज 2+ का कलर है पेले पिंक। एक्शन ऑफ हीट में लिखिए एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट, एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट। और यहां पे जो जो बोलते रहेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। लिखिए ऑल कार्बोनेट, ऑल 81 कार्बोनेट बोल दीजिए, ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग gives metal oxide and CO2, gives metal oxide and CO2 except alkali metal carbonate, except alkali metal carbonate, except lithium। एक जनरल स्टेटमेंट है कार्बोनेट के लिए कि जितना भी मेटल कार्बोनेट है, पॉइंट टू बी नोटेड, जितना भी मेटल, हमें फिर से बोल रहा हूँ, ऑल 81, कितना 1 मोटा मोटी, यस, ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट कौन, अल्कली मेटल कार्बोनेट, यस। और उसमें भी एक्सेप्शन है लिथियम। तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन मतलब नो एक्सेप्शन। तो यहां से देखिए अब इस लाइन में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था कि ओके सर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट का जो आपने यहां पे बात किया, तो उसमें जितना भी कार्बोनेट है उसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो रहा है अल्कली मेटल को छोड़कर, राइट। इसका मतलब है कि अल्कली, और पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप का मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अल्कली मेटल का। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन तो हम लोग याद कर सकते हैं, ओके, इन जनरल थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। इसका मतलब यहाँ पे है एक कॉन्सेप्ट बन गया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक मेटल है, इसका वैलेंसी मुझे नहीं पता है, इस पर चार्ज n प्लस है, वो प्लस 1 भी रहेगा, 1 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, करेक्ट। तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा, n। और कार्बोनेट है, उसका वैलेंसी कितना रहेगा, 2। अगर इसका सॉल्ट बनाएंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, तो हम लोग यही लिखेंगे ना, M2CO3N, राइट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये तो बनाएंगे, इसमें कोई डाउट है जो फार्मूला लिखा है। अब एक जो कंपाउंड है वो तो है आयनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। और जनरली कोवलेंट कंपाउंड और इन जनरली आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, उसको कितना भी गर्म करेंगे 1000 डिग्री पे जाकर वो Na प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज होता है, राइट। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ओके सर, आयनिक एक बढ़िया आयनिक कंपाउंड बनने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 2 क्राइटेरिया बेस्ट है। एक अनायन का जो भी पार्टनर है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और जो मेटल है या जो काउंटर पार्ट है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, राइट। फॉर ए गुड आयनिक कंपाउंड, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, तो शेयरिंग का चांस कम होगा और कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का चांस ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। दिस इज द इन जनरल। तो इन जनरल आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, उसी का मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वैसा मेटल कार्बोनेट जिसमें मेटल और कार्बोनेट के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो सब में कॉमन तो कार्बोनेट आए, सब में तो CO3 2 माइनस जितना भी मेटल कार्बोनेट है, मोटा मोटी अगर मैंने 81 बोल दिया, मोटा मोटी इतना ही आपको मिलेगा। तो अगर मैंने कार्बोनेट पार्ट तो सब में कॉमन रहेगा ना, चेंज क्या कर रहे हैं, मेटल। जितना भी मेटल कार्बोनेट है उसमें कॉमन सब में क्या रहेगा, ए पार्ट कॉमन रहेगा, अनकॉमन क्या रहेगा, कभी सोडियम लीजिएगा, कभी पोटेशियम लीजिएगा, कभी लिथियम लीजिएगा, कभी कैल्शियम लीजिएगा, कभी मैग्नीशियम लीजिएगा, राइट। तो उसमें अगर मेटल को चेंज कर रहे हैं और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में ऐसे मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, ओके। और जनरली स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के बीच, स्ट्रॉन्ग जिसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ओके स्टूडेंट। इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पे किया, करेक्ट। तो चलिए, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया कि एक तो आप इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, और जितना भी मेटल कार्बोनेट है ऑल, मोटा मोटी ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड एंड CO2, एक्सेप्ट मैंने क्या बोला, अल्कली मेटल कार्बोनेट, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर अल्कली मेटल कार्बोनेट को क्या डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, मतलब आप लाइफ का मिशन ही बना लिए, इसको तोड़कर ही रहेंगे। एक जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ 500 डिग्री C तक अगर किसी दूसरे मेटल कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे वो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन उतना तक ये अल्कली मेटल कार्बोनेट ब्रेक नहीं करेगा। तो देखिए, हाँ ये सबका हो रहा है अरमान।
यहाँ देखिए, हाँ हाँ हाँ, कौन सा? पहले बात तो कि इसमें एक चीज़ मान के चलिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की आपको समझाने का कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जनरली आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू कोवलेंट कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल दिमाग में रखिए। मान लेते बटर है और NaCl है और उसको हीट करते हैं, कौन पहले मेल्ट कर जाएगा? इसका मतलब है कि जनरली आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब उसको हीट कर रहे हैं और ब्रेक नहीं कर रहा है या मेल्ट नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे एडवांटेज लिया कि मेरे पास अगर दो मेटल है, एक है M1, मान लेते हैं कि एक है M1, या ऐसे मानिए एक है सोडियम कार्बोनेट, उतना छोड़िए, और एक है पोटेशियम कार्बोनेट, करेक्ट? और सोडियम और पोटेशियम में किसका इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है? पोटेशियम का इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो किसके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना होगा? सोडियम और कार्बोनेट के बीच में या पोटेशियम और कार्बोनेट के बीच में? पोटेशियम और कार्बोनेट के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसको दो तरीके से, यहां देखिए, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, एंड उसके बाद पोटेशियम क्या, रुबिडियम कार्बोनेट, उसके बाद सीजियम कार्बोनेट। इसको दो तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर इन सब में कॉमन तो ये है, अनायन पार्ट तो कॉमन है, अनायन सब में कार्बोनेट 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 कार्बोनेट, राइट? ये तो पता है ना कि ऑल आर सॉल्ट। कटायन को अगर वैरी करेंगे, सब लोग समझिएगा स्टूडेंट, खास करके 12th वालों को तो फटाक से ओल्ड बैच को समझ में आ जाएगा। याद है आप लोग को फजन्स रूल पढ़ाया था? ये है लिथियम प्लस, ये है सोडियम प्लस, और फजन्स रूल क्या होता है? फजन्स रूल का नाम पक्का सुने होंगे। ये है रुबिडियम प्लस। फजन्स रूल होता है, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल हर आयनिक कंपाउंड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और एक्सप्लेन किसने किया? अकॉर्डिंग टू फजन, राइट? और फजन्स रूल में हम लोग मेटल के लिए एक टर्म यूज करते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या यूज करते हैं? तो इन सब में कॉमन है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट, पोलराइजिंग पावर को अगर 5 से इंडिकेट कर रहे हैं तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइज, राइट? तो इन सब को में देखिएगा तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका है? लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर, लिथियम प्लस का, राइट? तो लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो नहीं लगता कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच कर एक बॉन्ड के इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट कर देगा, एक ब्रिज टाइप को बनाने का कोशिश करेगा, कार्बोनेट आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा, इट इज काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जैसा कैरेक्टर डेवलप करेगा। इसका मतलब इसके साथ अगर सोचते हैं, इसके साथ सोचते हैं, इसके साथ सोचते हैं, इसके साथ सोचते हैं, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें रहेगा? लिथियम कार्बोनेट, राइट? तो इसका उल्टा बोलिए, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा रहेगा या कम हो जाएगा? इसका मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और इस तरफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है? और जस्ट मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ अगर ट्रिक देंगे तो उसको प्लीज़, जहाँ पे बोलेंगे नहीं समझने वाला कोई बात रहेगा कि उसमें दिमाग लगाने से, एनर्जी खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको याद कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक आपको दिया कि जनरली, चाहता तो ऐसे ही लिख कर आगे बढ़ जाता, कि जनरली मेटल कार्बोनेट, मोटा मोटी ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट। तो वहाँ से मेरे माइंड में क्लिक किया, ओके अल्कली मेटल का क्यों कार्बोनेट जनरली ज़्यादा थर्मली स्टेबल होता है? ओके, पूरे पीरियड टेबल में अल्कली मेटल का ग्रुप
का मेटल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपोजेटिव है, तो इलेक्ट्रोपोजेटिव ज़्यादा रहेगा तो उसमें आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जनरली आयनिक कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो इन पांचों में अगर थर्मल स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन रहना चाहिए? लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे पूछा जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, और यही एक जगह है, कल भी आप देखिए एक स्टूडेंट मेरा, आप लोग यहाँ पे देखते होंगे, वो 44 क्वेश्चन केमिस्ट्री का अटेम्प्ट लिए हैं, उनका 156 नीट में मार्क्स आ रहा है। 3 क्वेश्चन गलत हो गया है और 40 क्वेश्चन राइट हो गया है, 41 क्वेश्चन। ठीक है, इसको मतलब थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाइएगा, कुछ भी नहीं है नीट का पेपर जितना हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं 2 साल में। मोटा मोटी विपान छिड्डे का यहाँ पे देखते होंगे कभी कभी, उनका इतना मार्क्स आने का चांस है। 2 साल 2 ईयर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री और बायो कर रहे थे कैटलिस्ट में। तो हाँ, हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, मोटा मोटी ऐसे मानिए। करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, यही होता है ना। तो मेटल के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी? यस। तो इसका एक ऑर्डर लिख लीजिए। देखिए, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ को ऑपरेट कीजिएगा कि कुछ कुछ ट्रिक दूंगा तो बस उसको याद करना है उसको। अगर अब बोलिए सर कलर क्यों ऐसा होता है, तो वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस सिलेबस का पार्ट है कि एक कलर होता है, मतलब मैं सर रट जाऊंगा। ये लिख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, सीजियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट। अब यहां पे कोई मेटल है, मुझे नहीं पता है कौन सा मेटल है। मेटल कार्बोनेट, एक मैं जनरल दे दिया, मेटल कार्बोनेट जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और इसको अगर हीट कर रहे हैं तो मेटल के लिए जनरली क्या बात बोले हैं कि मेटल जनरली मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड, तो मेटल का वैलेंसी n है और ऑक्सीजन का 2, तो क्या फार्मूला तो ही बनेगा ना, M2ON अब प्लस CO2। यहां तक आइए, ये जनरल इक्वेशन है कार्बोनेट को डिकम्पोज करने का। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप हीट करते हैं क्या मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कितना बढ़िया तो है, सारा 81 के लिए एक साथ बात कर लिए हैं। अब उसमें क्या बोल रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। कॉपर कार्बोनेट अगर हीट करेंगे क्या मिलेगा, खुद बताइए। प्लस CO2। लेकिन अगर आप सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये मैंने बता दिया था, इसको हीट करेंगे तो हम लोग ये नहीं बनाएंगे, राइट। लेकिन अल्कली मेटल में एक एक्सेप्शन था, नहीं लगता कि अल्कली मेटल में एक ऐसा मेटल है जो अपने ग्रुप में होकर भी अपने ग्रुप का नहीं है? ये होता ना कि कभी कभी खुद के घर में रहकर भी दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, अपने ही मेंबर का नहीं है।
वही है लिथियम का कैरेक्टर, नहीं, लिथियम जस्ट अपने बगल वाले डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करता है मैग्नीशियम के साथ। तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला था कि ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट अल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम। तो एक्सेप्ट में एक्सेप्ट मतलब लिथियम एक्सेप्शन में नहीं था। तो लिथियम कार्बोनेट को अगर ब्रेक करेंगे तो ये देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2। लिख लीजिए, याद रहेगा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने यहां पे क्या बोला, वीडियो ठीक है अरमान, देखिए तो, और साउंड चलिए। अब एक और पॉइंट लिखिए, इन जनरल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड, इन जनरल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड, मैंने ऑक्साइड का बात कर रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड आर थर्मली अनस्टेबल, आर थर्मली अनस्टेबल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड। देखिए, हाँ, जनरली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड आर थर्मली अनस्टेबल, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल, राइट। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी के ऑक्साइड को अगर हीट मिल जाएगा तो इसमें ब्रेक हो जाता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। वैसे ही सिल्वर ऑक्साइड को अगर हीट कर देंगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में, ओके। और मरकरी, सिल्वर, ऑल दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर आपने यहाँ पे ये अभी तो कार्बोनेट का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्यों आ गया। तो देखिए, मान लेते हैं कि एग्जाम में आ गया ऐसा, ऑप्शन में रहेगा कि किस मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे कि जो भी मेटल है वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाए, किस मेटल कार्बोनेट को हीट करें, और बहुत सारा ऑप्शन में रहेगा। तो एक्चुअल में मैंने आपको बोला कि ऑल मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट अल्कली मेटल डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड CO2, राइट। तो मान लेते हैं कि मेरे पास सिल्वर का कार्बोनेट है, सिल्वर कार्बोनेट, और सिल्वर कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो आपको तो मैं यही सिखाया हूं कि सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो अभी आप बस वही लाइन को रटे हुए हैं, सिल्वर ऑक्साइड बना लीजिएगा, राइट, अब प्लस CO2। सबसे पहला लाइन तो आपका यहाँ तक आ जाएगा ना कि सर सिल्वर कार्बोनेट, तो आपने सिखाया कि मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, तो मैंने सिल्वर कार्बोनेट को भी हीट किया तो मुझे सिल्वर का ऑक्साइड प्लस CO2 मिल गया, करेक्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये भी तो साथ में सिखा दिया कि जब हीट करेंगे तो जो मेटल ऑक्साइड बना और वो अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का ऑक्साइड है तो क्या सर्वाइव करेगा, थर्मली स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया खुद बताइए। तो नहीं लगता कि सर ओवरऑल रिएक्शन तो ये हो जाएगा कि सिल्वर का कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो मुझे सिल्वर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस CO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। तो इनऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा थोड़ा मिलाना पड़ेगा आपको, एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए ये लिख लीजिए, क्योंकि पहले बात तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जनरली मैं बोलता हूँ अभी तक मोटा मोटी कोशिश किया हूँ कि कहीं पे एक्सेप्शन जैसा नहीं रहे, एक आध दो जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है, किसको रट लीजिएगा मेरी तरफ से। अब प्योर इनऑर्गेनिक में मेरे तरफ से बहुत सारा
मेरी तरफ से नहीं, एक्चुअली एक्सप्रेशन रहेगा और उसमें आपको रटना पड़ेगा। इस बात में अगर दिमाग लगाएंगे, हालांकि मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा देर के बाद मैं क्लियर कर दूंगा कि देखिए जो भी मेटल का ऑक्साइड है उसका थर्मल स्टेबिलिटी देखने के लिए प्योरली कंट्रोल बाय लैटिस एनर्जी, मोटा मोटी कंट्रोल बाय लैटिस एनर्जी। लेकिन ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों ऐसा होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बात याद रखना है कि लेस इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल का ऑक्साइड थर्मली कम स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर मैंने ये लाइन आपको सिखा दिया और तब पूछूंगा बताइए सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड में किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? सर इसका ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया ना कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपोजेटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। तो एक लाइन मोटा मोटी लिख लीजिए, इट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, thermal stability of metal oxide also directly proportional to electropositive character of metal. metal oxide directly proportional to electropositive character of metal. अब बताइए स्टूडेंट, मर्क्यूरिक कार्बोनेट अगर इसे हीट करते हैं क्या मिलेगा, खुद बताइए तो सर मिलना तो चाहिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड राइट प्लस CO2, बट आपने सिखा दिया कि अगर लाइक हाई लेस इलेक्ट्रोपोजेटिव मेटल का ऑक्साइड रहेगा और उसको अगर हीट देंगे तो यहाँ पे हीट तो दे रहे हैं तो उसको ये हीट इसे भी मिलेगा, तो ये सर्वाइव करेगा या डिकम्पोज कर जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल हुआ कि मर्क्यूरिक कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो मरकरी मिलेगा, CO2 मिलेगा और प्लस O2 मिलेगा। यहां तक आ जाइए। तो अब किसी भी कार्बोनेट को दोबारा लिखने का रिक्वायरमेंट है? चलिए अब आपसे बोलेंगे लेड कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा? सर लेड ऑक्साइड मिलेगा और प्लस CO2 मिलेगा। अब कितना एग्जाम्पल लेते रहिएगा, फेरस कार्बोनेट को तो सर फेरस ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2, फेरिक ऑक्साइड को फेरिक कार्बोनेट को सर फेरिक ऑक्साइड प्लस CO2 राइट। चलिए अब एक और लाइन लिखिए, ऑल 81 मोटा मोटी इतना ही रहता है मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट का मैं बात कर रहा हूं, ऑल 81 मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स metal oxide NO2 and oxygen in general। यहां देखिए मेटल नाइट्रेट जनरल बात बोल दिया मैंने, ठीक है। मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे क्या मिलेगा, ये जनरल इक्वेशन है, बोलिए मेरे साथ, मेटल का ऑक्साइड और ब्राउन गैस NO2 का कलर कैसा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कलर। 3 ब्राउन गैस का नाम बताइए, एक NO2 हो गया, एक Br2 हो गया, Br2 ब्रोमीन वेपर, और एक हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, ये टेस्ट है राइट, क्रोमाइल क्लोराइड का वेपर। तो ये 3 याद रहेगा, कौन कौन सा, NO2, Br2,
एंड CrO2Cl2, राइट, क्रोमाइल क्लोराइड। ये तीनों का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। चलिए, तो लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा? जस्ट लाइक कार्बोनेट स्टूडेंट, इसमें किसका मेटल नाइट्रेट इस रिएक्शन को नहीं देगा? तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है अल्कली मेटल नाइट्रेट, और उसमें भी किसको मैंने क्रॉस कर दिया, हटा दिया? लिथियम को, करेक्ट। इसका मतलब लिथियम देगा ऐसा रिएक्शन, राइट। अब इस लाइन को यहां पे अप्लाई कीजिए। कॉपर का नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? NO2 प्लस O2। कलर तो याद रहेगा ना उसके बाद? बहुत टफ है ये चीज। मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने यहाँ पे एक चीज़ से बचा, मैंने ये नहीं बोला कि अल्कली मेटल का नाइट्रेट डिकम्पोज नहीं करेगा। मैंने ये नहीं बोला कि अल्कली मेटल का नाइट्रेट डिकम्पोज नहीं करेगा। मैंने ये बोला कि अल्कली मेटल का नाइट्रेट इस रिएक्शन को नहीं देगा, करेक्ट। अल्कली मेटल का नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा बट इस रिएक्शन को नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे अल्कली मेटल का नाइट्रेट भी देखना आपको जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ले रहे लेट मी फिनिश। एक्सेप्शन है एक, मतलब ये देखिए एक्सेप्शन में, देखिए कभी भी अगर मैंने ऐसे लिखा कि एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन में मैंने अगर ऐसे क्रॉस कर दिया, मतलब एक्सेप्ट अल्काली मेटल नाइट्रेट एक्सेप्ट लिथियम, मतलब एक्सेप्ट लिथियम का एक्सेप्शन नहीं था, राइट। तो सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सोडियम नाइट्राइट बनता है, याद रहेगा। मतलब ये डिकम्पोज हुआ, बस NO2 गैस नहीं दिया, करेक्ट, और मेटल का ऑक्साइड नहीं दिया, क्या दिया? नाइट्राइट। इसका मतलब सोडियम के नीचे क्या रहेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद रुबिडियम नाइट्रेट या सीजियम नाइट्रेट। अल्कली मेटल का नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? मेटल का नाइट्राइट अब प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये डिकम्पोज हो रहा है बट इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होता है, करेक्ट स्टूडेंट। तो आपको नहीं लगता कि मैं सर एस ब्लॉक का पढ़ रहे हैं और साथ में नाइट्रोजन का भी पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन में भी आएगा नाइट्रेट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझिए कि मोटा मोटी 200 रिएक्शन रहा होगा। पूरा इनऑर्गेनिक आपका जो सिलेबस में है ना, उसी 200 को इधर से उधर करना है, और उसमें बच्चे को लगता है कि तो इनफाइनाइट इनऑर्गेनिक है, पता नहीं कैसे होगा। एक ही रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहेगा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब इसमें बोलिएगा तो 10 एग्जाम्पल लेते रहेंगे, बोर हो जाइएगा। लीजिए, कॉपर का नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट, जिंक का नाइट्रेट, एक ले ही लेते हैं, जिंक नाइट्रेट। हीट करेंगे, क्या मिलेगा? प्लस ये पूछा हुआ है एग्जाम में, लिख लेंगे। ये जिंक ऑक्साइड का कैरेक्टर है। कैरेक्टर इसलिए कि सपोज कीजिए कि आपको दो मेटल का नाइट्रेट दिया जाएगा या 2 मेटल का कार्बोनेट ही दिया जाएगा, करेक्ट। और पूछा जाएगा इसमें कौन, उसमें वन ऑफ द मेटल का ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मैंने
ये दे दिया मेटल M1 नाइट्रेट, अरे एक M2 नाइट्रेट। देखिए कैसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और बोला जाएगा कि जब हीट कर रहे हैं तो इसका मेटल का ऑक्साइड हीटिंग कंडीशन में येलोइश कलर का नज़र आ रहा था, बस जब कूल डाउन हुआ तो वाइट हो गया। इतना इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, मतलब इस चेक करने के लिए कि आप ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं। तब पूछा जाएगा इसमें जिंक का मेटल कार्बोनेट कौन था या नाइट्रेट कौन था, तो ये किसका कैरेक्टर रहेगा। समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का कैरेक्टर होता है येलो नज़र आता है जब गर्म रहता है, वाइट नज़र आता है जब कोल्ड रहता है। ओके, चलिए अब लिथियम का नाइट्रेट बताए थे ना, लिथियम अपने ग्रुप का होकर भी अपने ग्रुप का नहीं है, तो अगर इसे हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। मैं बैलेंस करके नहीं इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ठीक है। लिथियम ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और O2 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब लिथियम का नाइट्रेट वैसा ही बिहेवियर शो करेगा जैसा दूसरा मेटल नाइट्रेट शो करता है, बट बाकी लिथियम में का ग्रुप में बाकी जो अल्कली मेटल है उसको जब हीट करेंगे उसके नाइट्रेट को, तो वो NO2 गैस ब्राउन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। करेक्ट। अब देखिए, अब कोई एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले से क्लियर पता है, अतः पूछ रहे हैं कि बोलिए सिल्वर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ओके सर सबसे पहले तो सिल्वर का ऑक्साइड बना देना चाहिए NO2 जो आपने बताया। उसके बाद क्लिक करेगा, ओके सर ये भी तो बताए हैं कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड तो बन गया, बट सिल्वर ऑक्साइड बनकर वहाँ पे रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हुआ मेरा, बोलिए कि सर सिल्वर प्लस NO2 और प्लस O2। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग कार्बोनेट में सीखे थे, लेकिन कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट था या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट था। चलिए लिख लीजिएगा। चलिए यहां देखिए, ये दो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बोलिए सर अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। इसका हीटिंग इफेक्ट के लिए एक ट्रिक अगर याद रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रिक ये है कि जितना भी हाइड्रोजन है मेक इट वाटर, जितना भी हाइड्रोजन है, ये तो मेटल का नाइट्रेट या नाइट्राइट नहीं ना है, ये पार्ट तो जो कटायन है वो तो मेटल नहीं है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे मेटल वाला कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं, यहाँ पे मेटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको याद करने के लिए एक ट्रिक, मैं जैसे याद रखता था इन दोनों के लिए, मैंने ऑब्जर्व किया कि ओके जितना भी हाइड्रोजन है वाटर बन रहा है, तो मैंने इसको रट गया था किसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वाटर, जितना भी हाइड्रोजन है उसको वाटर बना देना है, और अगर ऑक्सीजन बचता है तो नाइट्रोजन को देना है, और नहीं बचता है तो नहीं देना है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4, तो पहले 2H2O बना दिए। अब कितना ऑक्सीजन बचा मेरे पास, 1, और नाइट्रोजन कितना है 2, मतलब N2O बनेगा, लाफिंग गैस नहीं। ओके यहाँ पे 2H2O, अब ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ही ऑक्सीजन था, खत्म हो गया, N2। अब यही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऑब्जेक्टिव ये फ्रीक्वेंट पूछा गया है, कम से कम तो 10 बार रिपीट हुआ है। 4 कंपाउंड दिया जाता है A, B, C में, इसमें कौन कौन सा नाइट्रोजन गैस, प्योर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, किसको हीट करने से नाइट्रोजन गैस मिलेगा, उसमें एक A भी तो हो सकता है, A भी हो सकता है, A भी हो सकता है। इसको हीट करने से नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा, N2O मिलेगा, इसको हीट करने से नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो नहीं लगता सर ये तो प्योर रट्टा मारने वाला है। आई एग्री,
इनऑर्गेनिक में रटना ही है, जितना रटते हैं उतना ही बढ़िया आपका इनऑर्गेनिक है। अब इसमें बोलेगा सर क्यों हुआ ऐसा, कैसे अटैक हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो ऐसे कीजिएगा तो इसमें तो पूरा समझिए कि 5-6 कॉपी बन जाएगा और वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ट्रिक लिख लीजिए, मैंने क्या बोला वहाँ पे बताइए तो। फर्स्ट मेक इट वाटर, राइट। चलिए हीट करेंगे, क्या मिलेगा, PbO NO2 O2। लेड ऑक्साइड का कलर होता है येलो, लिख लीजिए। डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन लिखिए तो आप लोग खुद से। अगर मर्क्यूरिक नाइट्रेट को हीट करेंगे क्या मिलना चाहिए, पहले तो आप यही सोचेंगे ना कि सर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाइए NO2 प्लस O2, बट क्या ये थर्मली स्टेबल है, तो क्या मिल जाएगा, मरकरी प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 रिएक्शन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक सिल्वर का कार्बोनेट या नाइट्रेट, या मरकरी का सिल्वर का कार्बोनेट या नाइट्रेट, मरकरी का कार्बोनेट और नाइट्रेट, उसको अगर हीट करते हैं तो जो मेटल है वो अपने मेटालिक फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। उसके पीछे वजह क्या है, इन दोनों मेटल का ऑक्साइड थर्मली स्टेबल नहीं है। चलिए एक रिएक्शन और, हालांकि यहाँ का नहीं है बट इसको याद रखिएगा, इसका नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, इसका खास वजह यहाँ पे इस रिएक्शन को लेने का ये है, देखिए ये जो कंपाउंड है ये फायर वर्क्स में यूज होता है, मतलब पटाखा वगैरह में। इसको हीट करते हैं तो प्योर नाइट्रोजन गैस मिलता है स्टूडेंट, N2O मिलेगा, Cr2O3 मिलता है, अब प्लस वाटर मिलता है। और ये भी बहुत बार रिपीट हो गया है। और Cr2O3 में यहाँ पे क्रोमियम का कलर क्या है, 3+, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, और अभी जस्ट लिखवाए थे क्रोमियम 3+ का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो बहुत सारा फायर वर्क्स रहता हो जिसको आप जलाते हैं तो देखते हैं उसमें ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस होता है, राइट। तो जब डिकम्पोज करते हैं तो देखिए इसको मिलाने का 2-3 वजह है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो सराउंडिंग के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है। देखिए कितना बढ़िया अर्थ का चादर है, चारों तरफ से नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका काम का क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, कूल डाउन करना। तो पहला बात तो यह है कि ये जो नाइट्रोजन गैस आउट हो रहा है तो देखते हैं बहुत सारा आग का फवारा से निकल रहा है, नीचे आते थे ठंडा हो जाता है, तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ तो उसको कूल डाउन किया। दूसरी बात यहाँ पे वाटर वेपर है, तो क्रोमियम 3+ में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेगा तो उसका कलर प्रोड्यूस नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, या तो एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर है, साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका कलर क्या नज़र आता है, ग्रीन कलर। दूसरी बात, 2 कंपाउंड तो आज के बाद आपके हाथ में है जिसका थर्मल हीटिंग से नाइट्रोजन गैस मिलता है, एक अमोनियम नाइट्राइट और एक अमोनियम डाइक्रोमेट, इन दोनों को रट जाइएगा। करेक्ट।
चलिए, ऐसे तो बहुत सारा नाइट्रेट का एग्जाम्पल है, लेकिन वो आप एक ही टाइप का रिएक्शन बार बार लिखते रहेंगे। मैग्नीशियम नाइट्रेट तो कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब लिखने का रिक्वायरमेंट है या एक जनरल एक लाइन में सारा का आ गया है? लिखिए सल्फेट। लिखिए तो सल्फेट ऑफ स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लेड। आपको याद होगा कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में इस टाइप का एक कंपाउंड लिए थे जिसमें प्रेसिपिटेट आउट हुआ था, और मैं बोला था कि वो उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, राइट? याद है? बेरियम सल्फेट। लिखिए एक्शन ऑफ हीट ऑन सल्फेट। एक्शन ऑफ हीट ऑन सल्फेट। स्टूडेंट बाद में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम। एक जनरल बात कर लेते हैं कि हाँ देखिए ये सब कुछ जनरल एक बात है, ठीक है? होता ना कि मोटा मोटी रफ नॉलेज, तो कैसे जीओसी पढ़ रहे थे, जनरल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे ही इस ब्लॉक भी पढ़ेंगे। इस ब्लॉक में फर्स्ट ए भी पढ़ेंगे, सेकेंड ए भी पढ़ेंगे, फिर थर्ड ग्रुप भी पढ़ेंगे। हर ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करके जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है, बट पहले इसको पढ़ेंगे, ओके? देखिए सल्फेट्स आर जनरली मोर थर्मली स्टेबल। सल्फेट आर जनरली मोर थर्मली स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। ये पहला पॉइंट बनाइएगा। सल्फेट आर जनरली मोर थर्मली स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। एक और पॉइंट बनाइए तो इसमें सल्फेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, सल्फेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए आर स्टेबल टू हीट, आर स्टेबल टू हीट except at very high temperature, stable to heat except at very high temperature। एक और सेकेंड पॉइंट था, एक और पॉइंट बनाइए। सल्फेट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सल्फेट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल decompose to form oxide, decompose to form oxide। सल्फेट ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल नहीं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखिए आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया इसमें एग्जाम्पल है, इसका नाम बताइए। फेरस सल्फेट .7H2O, मुझे लगता है इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल, राइट? ब्लू विट्रॉल क्या होता है? और व्हाइट विट्रॉल, 3 विट्रॉल होता है। जिंक सल्फेट .7H2O, ये हो गया व्हाइट विट्रॉल। जिंक सल्फेट का व्हाइट विट्रॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि Zn2 प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, राइट? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जनरली जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोटा मोटी
इन जनरल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कलरफुल इन जनरल, ओके। तो देखिए ये है ग्रीन विट्रोल। हीट करेंगे तो सबसे पहले ये ब्रेक करेगा या पहले वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से आउट होगा? और वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होगा तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से आउट होते जाएगा वैसे वैसे इसका ग्रीन कलर लाइट ग्रीन होते जाएगा, कलर कम होते जाएगा, राइट। तो ये हो गया लाइट ग्रीन। और भी अगर हीट करते हैं तो FeSO4, तो ये हो जाएगा कलरलेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी तो आप लिखवाए थे Fe2+ का कलर होता है, ये भी लिखवाए थे Fe2+ का मतलब एक्वा सोल्यूशन में कलर में बताया था, राइट। मतलब ये अपना कलर शो करने के लिए उसको एटलीस्ट वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहना चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर यहाँ के बाद हीट करते हैं तो क्या मिलेगा। तो देखिए अब 2-3 बातें हैं। यहाँ पे हीट करते हैं तो आपका हीटिंग कंडीशन क्या है। अब इसमें टेम्परेचर को मैं डिवाइड करूँगा तो सब अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हीट करते हैं, 2 सिचुएशन। एक है कि मोटा मोटी अगर टेम्परेचर लेस देन, जहाँ तक मुझे नॉलेज है 800 डिग्री से कम रहेगा तो ये बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस SO3। क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड प्लस SO3। और अगर टेम्परेचर 800 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट, तब ये बन जाता है Fe2O3 अब प्लस SO2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि SO3 को अगर हम लोग 800 डिग्री सी या उससे एवब अगर हीट करते हैं, 800 डिग्री सी और एवब अगर हीट करते हैं तो ये ब्रेक करता है SO2 प्लस हाफ O2 में। इसमें ब्रेक करता है। तो मान लेते हैं कि इसको आपने हीट किया और आपको मिला SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट। और इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये +2 में है बट इसका ऑक्सीडेशन फिर से हो गया और +2 किस में जाएगा? +3 में ही तो जाएगा। तो इस तरीके से Fe2O3 प्लस SO2 बन जाता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि फेरस सल्फेट को डिकम्पोज होने का 2 तरीका है, लेस देन 800 डिग्री से मोर देन 800 डिग्री में अलग अलग, तो कैसे होता है? तो आप इनको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्टली एक्सप्लेन किसी को नहीं करना, हम लोग को रटना है कैसे होता है, बट मैं थोड़ा कोशिश किया कि कैसे होता है उसको आपको समझाने का, करेक्ट। समझ में आ गया? देखिए मैं पढ़ा तो दूंगा एक एक रिएक्शन, तो अगर आप बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फॉलो करें, और अगर सारा क्लास अगर आप कर लिए, नहीं भी किया, अगर आप वीडियो भी फॉलो कर लिए, नोटबुक भी बना लिए, तो ये देखिएगा ये है मेरा खुद का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोटबुक। मतलब ये मैं खुद के लिए बनाया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए नहीं, खुद के लिए बनाया था। तो एक एक रिएक्शन लिखे थे बहुत बढ़िया से, और उसमें मोटा मोटी जितना भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आया हुआ था एग्जाम में उस पर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हूँ, क्योंकि वही बार बार रिपीट होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनके पास ऑप्शन बहुत कम होता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा ऑप्शन है, राइट। एक ग्रुप को हटा दिया, एक ग्रुप को लगा दिए। फिजिक्स में भी बहुत सारा ऑप्शन है, एक पुली कम कर दिया, एक पुली ज़्यादा कर दिया। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऑप्शन ही बहुत कम है, तो जितना है उसी को अगर पढ़ लिया जाए और उसका सर्टेन ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए तो क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन सबसे फास्ट बनता है। इसका एक खासियत बता रहा हूँ। एक तो मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर इसको तो नीरस सब्जेक्ट है, याद करना पड़ता है। खासियत भी तो है, एग्जाम में अगर आ गया, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो आगे बढ़ जाइए, टाइम आपको वेस्ट नहीं कराएगा, राइट। और 2-3 बार अगर पढ़े रहिएगा तो ऑब्वियसली ऑप्शन देख के आदत पड़ जाएगा।
CuSO4.5H2O, कलर क्या होता है? ब्लू। हीट करेंगे लाइक 1000 डिग्री, टेम्परेचर अगर याद रखते हैं देन फाइन, लेकिन नहीं भी याद रखने से काम चल जाएगा। कॉपर सल्फेट H2O, तो ब्लू रहेगा या लाइट ब्लू हो जाएगा? अगर आप 250 डिग्री तक चले जाते हैं तो कॉपर सल्फेट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, ये बन जाएगा कलरलेस, ठीक है। और 600 एवब चले जाते हैं लाइक 650 डिग्री से, तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस SO3। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को, अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट, अगर आपने टेम्परेचर को 800 डिग्री से ऊपर कर दिए तब क्या बनेगा? जनरली पहले बनता है कॉपर सल्फ, किसी भी मेटल सल्फेट को कीजिएगा तो पहले मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3 बनता है। ट्रिक देखिए, मेटल सल्फेट को पहले हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस SO3। लेकिन अगर इस टेम्परेचर के रेंज में पहुंच जाते हैं तब यहां पे क्या बनना चाहिए? अब क्या बनना चाहिए? तो सर यहां पे तो इसके जैसा तो होगा नहीं। इसके जैसा क्यों नहीं होगा? सर यहाँ पे आयरन प्लस, यहाँ पे पहले हम लोग हीट किए थे तो Fe2 था प्लस SO3, यहाँ का अगर ऑक्सीजन मिला तो उसका हम लोग यहाँ पे खर्च कर सकते थे, क्योंकि आयरन +2 में था तो +2 से +3 ऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन कर सकते थे। यहाँ पे कॉपर का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्या? या कॉपर अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है, कॉपर का 2 ही मोटा मोटी वैलेंसी, अस या एक, राइट। तो यहाँ पे सर कॉपर ऑक्साइड अब प्लस SO2 अब प्लस हाफ O2 इसमें कन्वर्ट रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में निकल गया। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और FeSO4 को अगर 800 डिग्री के बियॉन्ड अगर हीट करते हैं तो किसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा और किसमें नहीं रिलीज होगा? इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है वो मोटा मोटी इसके साथ एब्जॉर्ब होता रहेगा, राइट। छोटा सा ट्रिक लिख लीजिएगा। देखिए मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस ये रहेगा कि सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैं कवर करूंगा मेटालर्जी, बिकॉज मेटालर्जी इज द पार्ट ऑफ योर 12th बोर्ड, राइट। और तब अगर आप बोलिएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि एक एस खत्म होगा तभी ये समझ में आएगा। तब बोलिएगा तो पहले 12th का इनऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा, अब बाद में 11th का खत्म करूंगा। चलिए जो आराम कर रहे हैं वो बताइए क्या होगा? इसका नाम कौन सा क्या रहा है? ब्लू विट्रोल या व्हाइट विट्रोल? ओके, हीट करेंगे क्या होगा? तो सर हीट करेंगे तो व्हाइट से तो व्हाइट रहेगा, राइट। पहले यही होगा कि सर जिंक सल्फेट डॉट H2O, थोड़ा वाटर चला जाएगा, फिर हीट करेंगे जिंक सल्फेट रहेगा सर, और हीट करेंगे क्या बनेगा बोलिए तो? या तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO3 बनेगा और नहीं तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 बनेगा। ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि यहाँ पे टेम्परेचर का रेंज क्या है। अगर टेम्परेचर लेस देन मोटा मोटी 800 डिग्री सी रहेगा ये बनेगा। टेम्परेचर मोटा मोटी अब कहीं कहीं पे 750 भी रहता लिखा रहेगा, ये बनेगा। और इसका कलर, इसका प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना अभी, येलो वेन हॉट और व्हाइट वेन कोल्ड। जिंक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी येलो वेन बोलिए और व्हाइट वेन कोल्ड। 10-10 मार्क्स का जो इनऑर्गेनिक कैसे कंप्रिहेंशन टाइप का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो IIT एडवांस का जो क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस में पूरा ऐसे लैंग्वेज बना क्वेश्चन रहता है, उसमें कहीं कहीं पे एक पॉइंट के ट्रिक से पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करता था।
ओके, दिस मेटल का सॉल्ट का हीट कर रहे हैं, इसका मेटल ऑक्साइड को बोला गया है कि एलोइस लुक्स लाइक एलोइस कलर व्हेन इन हीटिंग कंडीशन, बिकम्स वाइट व्हेन कोल्ड। यहाँ से क्लिक कर गया, ओके जिंक है इसमें। अब वहाँ से सारा क्वेश्चन मैं सोचना शुरू कर दिया, तो नहीं था कहीं कहीं पे एक पॉइंट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 50 या 60 क्वेश्चन है IIT एडवांस का अभी तक, एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसको अगर स्टूडेंट 2 बार बना जाए तो पूरा इनऑर्गेनिक का मास्टर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए एक रफ आइडिया इनऑर्गेनिक का आपके पास रहना चाहिए। चलिए, एक क्या है स्टूडेंट बोलिए तो? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम। और अगर इसको 100 डिग्री तक अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप 2COSO4 डॉट H2O भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। या कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O भी लिख सकते हैं। मतलब कैल्शियम सल्फेट और वाटर का रेशियो 2:1 रहता है। कितना रहता है? 2:1। इसका नाम क्या है? इसका नाम है POP, नाम सुने होंगे। यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ पे यूज होता है? एक तो डैम श्योर है कि पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर करने में, जब हड्डी वगैरह टूट जाता है, बट फ्रैक्चर में। लेकिन उससे ज़्यादा आज के डेट में होता है घर में POP लगाते हैं, राइट? यस। यहाँ POP तक आ गए, इसको भी हीट कीजिए। अगर इसको 200 डिग्री तक हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। तो देखिए, जब यहाँ तक हीट कर दिए तो ये डेड POP हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो POP का कैरेक्टर था, अब वो कैरेक्टर इसका ख़त्म हो गया। जिस कैरेक्टर के लिए ये यूज होता है उसको अगर बहुत हाईली हीटिंग कर दीजिएगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो गया, तो ये हो गया डेड POP, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। और अगर फिर से इसको और हीट करते हैं 400 डिग्री सी तक अगर इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस SO3 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट? और कैल्शियम ऑक्साइड तो जानते हैं कैसा रहेगा, तो ये क्या है? लाइम है ना, व्हाइट सॉलिड। क्या है? लाइम। अब इसमें फिर से अगर ये बात बोलेंगे तो रिपीटेशन रहेगा कि देखिए इसको 800 डिग्री से तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो 800 डिग्री से तक लेके जाएगा तो SO3 कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस ऑक्सीजन। याद रहेगा जिप्सम और POP। जिप्सम का फार्मूला क्या? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, राइट? और POP का कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O ना, ठीक है। लिखिए बाइकार्बोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइकार्बोनेट। देखिए ओनली द बाइकार्बोनेट ऑफ only the bicarbonate of bicarbonate of first a metal
ओनली द बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए मेटल उसमें इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, मतलब इसमें लिथियम को हम लोग काउंट में नहीं ले रहे हैं, राइट। ओनली द बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए मेटल आर नोन इन सॉलिड स्टेट, आर नोन इन सॉलिड स्टेट। कहने का सेंस है कि अगर कोई बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में तो वो अल्कली मेटल का ही एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बाकी का बाइकार्बोनेट नहीं होगा बट वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है, करेक्ट। देखिए, एंड अदर बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन, एंड अदर बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जो मैंने पॉइंट लिखिए, ओनली द बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए मेटल, और फर्स्ट ए मेटल के बाद यहां पे देख रहे हैं लिथियम को हटा दिया हूं, बताए थे ना लिथियम ग्रुप में होकर भी ग्रुप का काम नहीं करता है। तो बाइकार्बोनेट ऑफ फर्स्ट ए मेटल exist in solid state and other bicarbonate and other metal bicarbonate exist in solution, exist in solution। अब ये बात को यहाँ पे लिखिएगा नहीं, बट मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग सॉल्वे प्रोसेस में पोटेशियम और सोडियम का कार्बोनेट में हम लोग पोटेशियम का ही क्यों यूज करते हैं, सोडियम का ही क्यों यूज करते हैं, पोटेशियम का क्यों यूज करते हैं। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट में हम लोग इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे सिखाया उसको मैं यूज़ करूँगा। एक आप लोग को पढ़ना सिलेबस का पार्ट है सॉल्वे प्रोसेस। एक और लाइन लिखिए, बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। तो देखिए, अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट अब प्लस CO2 अब प्लस H2O। ओके स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इसको क्यों नहीं ब्रेक किए, तो मेरा आंसर रहेगा कि इसके लिए तो आज के क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि जितना भी मेटल कार्बोनेट है उसमें अल्कली मेटल का कार्बोनेट स्टेबल टू हीट है, इसलिए मेटल कार्बोनेट के बाद ये डिकम्पोज नहीं करेगा। ओके, और एक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बाकी मेटल का क्यों नहीं लिए, तो बाकी मेटल का कैसे लेंगे, बाकी मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बस आज तो पता ही है, शुरू हो गया तो ख़त्म हो जाएगा, जब तक नहीं शुरू